जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026 के एग्जाम के लिए आपके लिए तड़कता फड़कता मॉडल पेपर फर्स्ट लेके आया हूं। और ये मॉडल पेपर जो है बेटा वो आपके तीनों स्ट्रीम के लिए, बीए के लिए भी, बीएससी के लिए भी और बीकॉम के लिए भी, तीनों के लिए रहने वाला है। सेमेस्टर अपना सेकंड रहने वाला है और पेपर का जो नाम है बेटा वो इन्वायरमेंटल स्टडी रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा? इन्वायरमेंटल स्टडी रहने वाला है अपने पास में। पर्यावरण शिक्षा की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। और ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट रहने वाला है। और मॉडल पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो एक पेपर में आपके पास में 40 एमसीक्यूज आते हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 40 एमसीक्यूज मॉडल पेपर फर्स्ट में। और सारे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ये वो क्वेश्चन होने वाले अपने पास में जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और बेटा एक चीज कह दूं, पेपर में क्वेश्चन यही आने वाले अपने पास में, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी उसकी भी मैं इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर बात करूंगा। और लास्ट में एक बात कहूं, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे आप। और 100% एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन रहने वाले अपने पास में यही रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले अपने पास में। और जैसा कि आपको पता है कि सामने आपके क्या लग रहा है, पहला क्वेश्चन लग रहा है अपने पास में। और अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा तो इन्वायरमेंटल स्टडी की परिभाषा क्या है बेटा? इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्टडी? तो बेटा हमें पता है कि इन्वायरमेंटल स्टडी का मतलब पर्यावरण की बात होती है। किसकी बेटा? पर्यावरण की बात होती है। और हमें पता है कि पर्यावरण में कौन है? हम भी है। तो पर्यावरण और मानव दोनों के बीच का जो संबंध है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरण तथा मानव के संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल नहीं आएगा, रसायन विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल नहीं आएगा, केवल भौतिकी का अध्ययन बिल्कुल नहीं आएगा। बोथ ऑफ मीडियम में क्वेश्चन अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वर्तमान समय में पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि सिंपल सी अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे कि पर्यावरण जागरूकता यानी कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात करें, क्यों जागरूक करना है हमें पर्यावरण के लिए लोगों को? तो सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिल्कुल भाई हमें पता है कि प्रदूषण फैल रहा है, इसे हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा अपने पास में। दूसरा है अपने पास में संसाधनों के संरक्षण हेतु, फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों के संरक्षण की बात करें अपने पास में, वो भी हमें करना है क्योंकि हमारे पास में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते। तीसरा है अपने पास में बेटा सतत विकास हेतु, इसको भी हमें क्या करना चाहिए बेटा? कंट्रोल में रखना चाहिए। और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बेटा अपने पास में। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, यानी पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? रोजगार देना। ऐसा कुछ है ही नहीं अपने पास में कि पर्यावरण कहां से रोजगार देगा अपने पास में। व्यापार बढ़ाना, ऐसा भी कुछ नहीं है अपने पास में। उद्योग स्थापित करना, अरे उद्योग स्थापित करेंगे तो पर्यावरण डैमेज हो जाएगा अपने पास में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हमारे पास में लोगों को क्या करना? जागरूक करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि इन्वायरमेंट को क्या कर सके? हमें संरक्षित कर सके अपने पास में। उसका नेक्स्ट है बेटा जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मींस, यानी पॉपुलेशन जो विस्फोट हुई है अपने पास में, जनसंख्या जो वृद्धि होती है अपने पास में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा? जनसंख्या में कमी। अरे नहीं भाई, जनसंख्या की सामान्य वृद्धि नहीं भाई। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या हो जाएगा? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है वो जनसंख्या विस्फोट का मीनिंग हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है अपने पास में? तो बेटा वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं अपने पास में, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है
और पॉपुलेशन से बात आती है तो हम चलते हैं बेटा भारत के पास में। कहा? भारत के पास में। भारत में जनसंख्या टोटल कितनी है? करीब 140 करोड़ है। कितनी है बेटा? 40 करोड़ है। और वो दो भाई जो वीडियो बनाते हैं लाइब्रेरी वाले, उनसे वो जो इंटरव्यू वाला एक वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो उसमें उनसे पूछा गया था कि भारत की टोटल पॉपुलेशन कहा है कितनी है, तो उन्होंने कहा था 140 करोड़ प्लस में 5। अब फिर बाद में पूछा गया कि 5 क्या है, तो उन्होंने कहा था सीमा हैदर वाले जो बच्चे अभी तक काउंट नहीं हुए और सीमा हैदर को काउंट नहीं किया गया क्योंकि वो कहां से आए? पाकिस्तान से। तो 140 करोड़ है अपने पास में। बाकी फन वे में आप 140 करोड़ प्लस 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने लिए। दूसरा बेटा, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फीमेल वेलफेयर प्रोग्राम इज, यानी कि हमारे पास में परिवार कल्याण का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कृषि विकास? अरे नहीं। औद्योगिक विकास? नहीं रे। व्यापारिक विकास? नहीं रे। तो कौन सा आएगा बेटा? जनसंख्या नियंत्रण अपने पास में, क्योंकि परिवार कल्याण की बात हो रही है, परिवार को बढ़ाने की बात होती है अपने पास में, तो सिंपल सी बात है हमारे पास में जनसंख्या बढ़ेगी अपने पास में। इसलिए एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि पॉपुलेशन को क्या की जाए भाई? कंट्रोल की जाए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, बढ़ती जनसंख्या का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है अपने पास में? इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो सीधी बात समझो ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इफेक्ट क्या होगा? तो सुनो, क्या रोग बढ़ेंगे? अरे सर बिल्कुल बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे ना। कुपोषण? हाँ बिल्कुल साहब, कुपोषण भी होगा अपने पास में, भोजन की कमी होगी अपने पास में। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव? बिल्कुल सर होगा अपने पास में। तो क्यों ना फिर मैं उपयुक्त सभी चिपका दूं, सारे ही हो रहे हैं तो उपयुक्त सभी आ जाएगा अपने पास में। फिर अपने पास में पॉपुलेशन ग्रोथ का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा अपने पास में? अगर जनसंख्या वृद्धि हो गई अपने पास में तो क्या पर्यावरण पर असर पड़ेगा? तो आओ देखते हैं। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग? बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रिसोर्स ज्यादा काम में लिए जाएंगे अपने पास में। जनसंख्या कम होगी तो रिसोर्स कम काम में लिए जाएंगे। अब रिसोर्स काम में लिए जा रहे हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है बेटा? पर्यावरण पे अपने पास में। प्रदूषण में वृद्धि? बिल्कुल भाई, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा क्या रहेगा अपने पास में? पोल्यूशन रहने वाला है अपने पास में। जैसे दिल्ली का एक उदाहरण ले सकते हो अपने पास में। वनों की कटाई? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सीधी बात है, रहने के लिए जगह भी चाहिए और जगह के लिए जमीन खाली चाहिए। अब जमीन पर अगर पेड़ पौधे होंगे तो रहेंगे कहां पे? तो इसलिए पहले वनों की क्या करेंगे? कटाई करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है अपने पास में, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई अपने पास में? यानी कि ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो कब हुआ? तो बेटा वो हुआ 1948 में। कब हुआ बेटा? 1948 में, 1948 में। फिर आता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं अपने पास में? यानी जो प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं अपने पास में, तो बेटा वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। कौन से बेटा? नवीकरणीय संसाधन। तो संसाधन से मुझे याद आता है कि दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक अनवीकरणीय होता है और एक नवीकरणीय संसाधन होता है। और ये जो नवीकरणीय संसाधन जो होता है ना, उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अगर एक बार काम में ले लिया तो दोबारा से उपयोग में नहीं ले सकते, लेकिन नवीकरणीय संसाधनों को दोबारा से काम में ले सकते। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है? कोल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा कोयला नवीकरणीय का है क्या? आप कहोगे सर हो सकता है। अरे कैसे होगा? एक बार कोयले को काम में ले लिए तो राख बन गई, क्या दोबारा से हम उसको काम में लेंगे क्या? राख को नहीं लेंगे साहब। तो हम कहेंगे बेटा अनवीकरणीय, यानी नॉन रिन्यूएबल। कौन है बेटा? नॉन रिन्यूएबल अपने पास में। अनवीकरणीय संसाधन कौन है बेटा? कोयला है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण है अपने पास में, तो साहब वनीकरण? अरे नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। वर्षा? नहीं, वन ही नहीं होंगे तो वर्षा कहां से होगी। सोइल कंजर्वेशन? ऐसा भी नहीं है अपने पास में। तो फिर आता है बेटा अर्बेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, यानी शहरीकरण एवं कृषि को बढ़ाने के लिए हम वनों की क्या करते हैं बेटा? कटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वनों की कटाई से किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है अपने पास में? तो सिंपल सी बात है, विच गैस इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टिकेशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऑक्सीजन नहीं भाई, नाइट्रोजन नहीं भाई, हाइड्रोजन नहीं भाई, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कौन जाएगा? ऑक्सीजन में तब्दील कौन करेगा? वो कहां रहेगी बेटा? पर्यावरण में रहेगी अपने पास में। भूजल का प्रमुख स्रोत कौन सा है अपने पास में?
साहब नदियां, अरे नहीं। ओकेन नहीं। ग्लेशियर नहीं। रेनफॉल, वर्षा जो है वो भूजल का एक प्राथमिक या प्रमुख स्रोत है अपने पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, विद्युत तारों में कौन सा खनिज उपयोग किया जाता है? विच मिनरल्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग? तो आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर है, इस वायर के अंदर कौन सा खनिज है अपने पास में? कोयला है क्या? अरे नहीं साहब। चूना पत्थर है क्या? नहीं साहब। अभ्रक है क्या? नहीं साहब। तो फिर मैं क्या कहूंगा बेटा? कॉपर, तांबा है। क्या है बेटा? तांबा है। अच्छा, खनन से क्या होता है? माइनिंग क्यूज, खनन से क्या होता है? खनन का मतलब सीधी बात है मृदा क्षरण, सोइल डिग्रेडेशन। मृदा की क्या होती है बेटा? हानि होती है अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी इज, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, तो कोयले को हमने क्या माना था? अनवीकरणीय माना था। अब सोचो सौर ऊर्जा की बात चल रही है अपने पास में, सौर ऊर्जा कहां से आती है? सनलाइट से आती है अपने पास में। अब सनलाइट जो है उसको हम बार बार काम में ले सकते हैं अपने पास में, तो ये कौन सा साधन होगा बेटा? नवीकरणीय। कौन सा होगा बेटा? नवीकरणीय साधन होगा। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोरिंग इज अ फॉसिल फ्यूल? तो बेटा फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं अपने पास में, तो हम कहेंगे बेटा कोयला। क्या है बेटा? कोयला, क्योंकि ये हमारे पास में किस में आते हैं? नवीकरणीय में। कोयला किस में आता है? अनवीकरणीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बायोगैस किससे बनती है अपने पास में? बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो बायोगैस की बात कर रहा हूं अपने पास में, तो आपने पढ़ा होगा कि मीथेन, और मीथेन से याद करते हैं अपने पास में पशु के पास चले जाते हैं, तो हम कहेंगे बेटा एनिमल वेस्ट से, यानी पशु जो अपशिष्ट होते हैं ना, उससे बायोगैस बनती है अपने पास में। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है अपने पास में? इकोसिस्टम क्या है अपने पास में? तो फिर मैं कहूंगा जीवों का समूह। जीव तो आते हैं लेकिन अकेला जीव नहीं आएगा उसमें भी। केवल पौधों का समूह, पौधे भी आते हैं लेकिन अकेले नहीं आएंगे अपने पावर। केवल जानवरों का समूह, अरे नहीं साहब ऐसा भी नहीं है। फिर मैं कहूंगा भाई जीव एवं उनके पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई अपने पास में। तो मैं सिंपल बात जानता हूं बेटा, जीवों के और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ना, वही क्या है बेटा? इकोसिस्टम। उसके बाद में चलते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो बेटा सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, वो उत्पादकों से होती है अपने पास में। तो सबसे पहले कौन आते हैं बेटा अपने पास में? हरे पादप आते हैं। कौन आते हैं? हरे पादप आते हैं। और यही हरे पादप क्या है बेटा? उत्पादक। एक चीज बता दूं बेटा, मेरे पास में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एक उत्पादक होता है जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, एक मेरे पास में बेटा उपभोक्ता होता है जिसे मैं कंज्यूमर कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा? कंज्यूमर कहता हूँ। और एक मेरे पास में होता है बेटा अपघटक, जिसे मैं क्या कहता हूँ बेटा? डीकंपोजर कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा? डीकंपोजर कहता हूँ। सुनो, अब सुनो, उत्पादक की मैं बात करूं तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं अपने पास में, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब किस में आते हैं बेटा? उत्पादक में आते हैं। अच्छा सर उपभोक्ता में कौन आता है? तो फिर मैं कहूंगा बेटा उपभोक्ता में हमारे पास में हर्बीवर्स आते हैं, यानी शाकाहारी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर मैं कहूंगा साहब मांसाहारी ऑर्गेनिज्म भी किस में आते हैं? उपभोक्ता में आते हैं। और सर्वाहारी जो है वो भी किस में आते हैं बेटा? हमारे पास में उपभोक्ता में। हर्बीवर्स, कर्निवर्स और ओमनिवर्स। और डीकंपोजर वो होते हैं जो इन दोनों को तोड़ने का काम करते हैं। तो याद रखना उत्पादकों में कौन बेटा? हरे पौधे। ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उपभोक्ता। फिर कौन आएगा? अपघटक। अपघटक कौन है इनमें से? तो अपघटक जो है अपने पास में बचा कुचा खाने वाला होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने वाले होता है। तो हम कहेंगे बेटा कवक एवं जीवाणु। क्या है बेटा? कवक एवं जीवाणु। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में चलता है? एनर्जी फ्लो ओक्यूर इन विच डायरेक्शन? तो बेटा सिंपल बात समझो हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में एक बार ऊर्जा आ गई तो क्या दोबारा से काम में ले सकते हैं? नहीं। अब सुनो, ऐसे समझो अपने पास में, जैसे यहाँ पेड़ पौधे थे, इनके पास 100% मैटर था। अभी 100% में से इसे शाकाहारी ने खाया, तो अब ये जो शाकाहारी है अपने पास में, यहाँ 90 ले गया अपने पास में। सपोज मान लेते हैं 90 ले गया, पूरा 100 तो लेके नहीं जाएगा। आगे आएंगे तो इसका 80 ले गया अपने पास में, कोई नहीं, फिर भी कम हो रहा है ना अपने पास में। अब वापस जा सकता है क्या अपने पास में? साहब नहीं जा सकता है, साहब नहीं जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि केवल एक दिशा में काम करता है, ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में काम करता है। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना अपने पास में, ये किसके आधार पे देखते हैं अपने पास में?
10% नियम अपने पास में। किसके नियम? 10% नियम के आधार पे देखते हैं, क्योंकि 10% जो ऊर्जा होती है ना वो अगले पार्टिकल्स में जाने पर खर्च हो जाती है। और ये किसने बताया था बेटा? लिंडेमैन ने। किसने बताया था बेटा? लिंडमैन ने बताया था। किसने बताया था? लिंडमैन ने। तो याद रखना कि 10% नियम किसने दिया था अपने पास में? लिंडेमैन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लिंडेमैन ने दिया था अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करते बेटा, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर होता है अपने पास में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। तो खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर बेटा वही उत्पादक, क्योंकि हमें पता है चैन बनेगी। अब चैन कैसे बनेगी बेटा? पहले उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद शाकाहारी आएगा, शाकाहारी के बाद कौन आएगा बेटा? मांसाहारी आएगा, और मांसाहारी के बाद कौन आएगा बेटा? सर्वाहारी आएगा। ये क्या बन गया बेटा? एक खाद्य श्रृंखला बन गई। एक खाद्य श्रृंखला बन गई तो सबसे पहले कौन आया बेटा? उत्पादक। अंत में कौन आ रहा है बेटा? सर्वाहारी। कौन आ रहा है बेटा? सर्वाहारी। और सर्वाहारी को खाने वाला कौन होगा बेटा अपने पास में? अपघटक। कौन होगा बेटा? अपघटक। अच्छा, खाद्य जाल क्या है अपने पास में? व्हाट इज अ फूड वेब? तो हमें पता है कि सिंगल जो होता है उसे हम श्रृंखला कहते हैं, चैन कहते हैं। अब जब चैन बहुत सारी जुड़ जाएंगी ना तो उसे हम वेब कहते हैं। तो हम लिखेंगे अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? खाद्य जाल कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। तो ऊर्जा पिरामिड बेटा सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, यानी कि केवल एक दिशा में काम करने वाला होता है, इसलिए कैसा होता है? सीधा होता है अपने पास। जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो जैव विविधता केवल पौधों की विविधता नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है केवल पौधे आए। केवल पशुओं की विविधता? अरे ये भी नहीं होगा, क्योंकि पौधे अकेले नहीं आ रहे तो पशु कैसे आएंगे अपने पास में। केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता? अरे नहीं, फिर मैं कहूंगा बेटा जीवों की विविधता। किसकी बेटा? जीवों की विविधता, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है अपने पास में? जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू। अब बेटा जेनेटिक की बात कर रहे हैं तो हम जीन के पास चलते हैं। किसके पास बेटा? जीन के पास में। तो हम कहेंगे जीनों की विविधता जो है वो क्या है बेटा? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है अपने पास में? वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है? तो अब सुनो बेटा, वर्षा में वृद्धि? अरे नहीं। मृदा उर्वरता में वृद्धि? नहीं भाई। वनों की वृद्धि? अरे नहीं भाई। फिर मैं कहूंगा प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, यानी वायु में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति जो है वो वायु प्रदूषण कहलाती है अपने पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो बेटा सिंपल सी बात है, हमारे पास में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना वही हमारे पास में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होने वाला है। तो हम लिखेंगे औद्योगिक उत्सर्जन एवं वाहनों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना वही वायु को क्या करता है बेटा? नुकसान पहुंचाता है। फिर है बेटा, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो बेटा कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो उसके लिए तो आपको मैं बताऊंगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैस होती है तो फिर आप कहोगे साहब सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं अपने पास में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, जिसे अपन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, जल प्रदूषण का अर्थ है अपने पास में वाटर पोल्यूशन मीन। तो सीधी बात है बेटा, जल में हानिकारक पदार्थों का मिलना। जैसे वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना वायु प्रदूषण, वैसे जल में हानिकारक पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण। अच्छा, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? तो बड़ी सीधी बात है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, यानी जो हम कीटनाशक होते हैं जो जमीन में काम में लेते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, वो धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा? मृदा को प्रदूषित करने का काम भी करते। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, समुद्री प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? तो बेटा समुद्री प्रदूषण किसे प्रभावित करेगा? पर्वतों? अरे नहीं। पर्वत कहां? समुद्र कहां? मरुस्थलों को? अरे नहीं, मरुस्थल में तो पानी नहीं है अपने पास में। अरे केवल नदियों के? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे समुद्री जीवों को। किसको बेटा? समुद्री जीवों को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीटेड है, छोटी क्लासों से चला आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे भाई डेसिबल। क्या है बेटा? डेसिबल। क्या है बेटा? डेसिबल जो है वो ध्वनि प्रदूषण को मापने वाला यंत्र होता है, इससे ही हम मापते हैं अपने पास। नेक्स्ट है बेटा, तापीय प्रदूषण का संबंध किससे अपने पास में? थर्मल पोल्यूशन रेफर्स टू। तो बेटा सीधी सी बात है, तापीय प्रदूषण मतलब जल तापमान में वृद्धि। क्या बेटा?
जल तापमान में वृद्धि ही क्या है, तापीय प्रदूषण है। अच्छा, नाभिकीय प्रदूषण किससे संबंध होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन। और आज का बाल बाल बच्चा जो है वो आपको नाभिकीय प्रदूषण को बताएगा। उर्वरकों से, अरे नहीं भाई इससे तो सीधी बात है मृदा प्रदूषित होती है। कीटनाशकों से, अरे नहीं साहब इससे मृदा प्रदूषित हो सके। वर्षा जल से, अरे नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम कहेंगे भाई रेडियो एक्टिव पदार्थों से। किससे बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। और सीधी बात है आपको पता होगा, क्योंकि हमारे पास में रूस और हमारे पास में कौन था बेटा, एक तो रूस था अपने पास में और एक और था ना जिसके बीच में युद्ध चल रहा था अपने पास में। तो वहां पर बहुत सारे नाभिकीय प्रदूषित पदार्थों को काम में लिया गया था अपने पास में, जहां से बहुत ज्यादा अपने पास में क्या हुआ था, पॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो बेटा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है बेटा, CO2 होती है, NO2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, CH4 होती है और CFC होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है। इन चारों में से कोई सी भी गैस दिखे ग्रीन हाउस गैस है, बहुत काम की चीज है। वैश्विक तापन को कारण है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का मेन कारण क्या है, जिससे बर्फ भी पिघल करके नीचे आ जाती है। तो फिर हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारे पास में अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बार बार होती रहती है अपने पास में। तो ये थे हमारे पास में टॉप 40 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर फर्स्ट में देखने को मिला है। ऐसे ही टॉप 40 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर सेकंड में देखने को मिलेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने पास में, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को फिर से एनालिसिस करते हैं, फिर से क्वेश्चन निकालते हैं और फिर से आपके पास में लेके आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और आज बैक टू बैक आपके पास में हर एक मॉडल पेपर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।